नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर दिल्ली में टीएमसी केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल सरकार को मनरेगा और आवास योजना का धन नहीं देने के खिलाफ 2 दिन का प्रदर्शन कर रही है। इसकी वजह से आज जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही धारा 144 भी लागू है। पश्चिम बंगाल भी की सत्ताधारी टीएमसी ने 2 अक्टूबर को केंद्र की सरकार के खिलाफ दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। फंड की मांग को लेकर दिल्ली में यह प्रदर्शन, तस्वीरें आप देखिए उस प्रदर्शन के। आरोप ये लगे कि केंद्र की सरकार बजट नहीं दे रही है। 4000 से भी ज्यादा यहां पर पहुंचे हुए कार्यकर्ता प्रदर्शन में फंड की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जो इस समय जारी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए फंडिंग में कमी का आरोप लगाते हुए केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ये किया है। इस दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रेनों और उड़ानों को भी रद्द किया गया था। गौरव मिश्रा सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, फिलहाल ये प्रदर्शन के अभी भी जारी है। प्रदर्शन की मेन वजह क्या और क्या कहना है टीएमसी कार्यकर्ताओं का? गौरव, बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरीके से टीएमसी का मिशन दिल्ली में कहूँ 2 दिनों से लगातार चल रहा है और लगातार हमने 2 तारीख को भी देखा कि 2 अक्टूबर को खुद जिस तरीके से राजघाट की तस्वीरें निकल करके सामने आई, अभिषेक बनर्जी वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ में पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो राजघाट पहुंचते हैं और राजघाट पहुंचने के बाद से वहीं पर वो लोग प्रोटेस्ट की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद से सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की। एक तरीके से बलपूर्वक उन लोगों को राजघाट से उठाया गया, क्योंकि जब ये प्रस्तावित कार्यक्रम किया गया केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का दिल्ली में, तो सबसे पहले रामलीला मैदान ग्राउंड जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता और अभिषेक बनर्जी चाहते थे। एक बड़ा जनसभा वहां पर ये करना चाह रहे थे, लेकिन रामलीला मैदान की अनुमति नहीं मिली और जंतर मंतर पे इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही समेटते हुए करना पड़ा। और जंतर मंतर पे अभी भी ये कार्यक्रम जो ये आंदोलन है वो चल रहा है। आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं। अक्सर हम जंतर मंतर पे जब आंदोलन की तस्वीरें दिखाते तो यही तस्वीर नजर आती है। भारी संख्या में जो पुलिस के बंदोबस्त है वो यहाँ पर है और कई कंपनियां जो हैं यहाँ पर सुरक्षा के जवानों की उसकी भी तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आरएएफ के लोग हैं। ये एक पूरी तरीके से इस पूरे रोड को पूरी तरीके से बंद किया गया है, क्योंकि तकरीबन 12 बजे जब अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तमाम लोग जब यहाँ पहुंचे तो साफ तौर पे जो एक एजेंडा था संसद भवन की तरफ जाने का था, संसद पे कूच करने का एजेंडा था। लेकिन इस पूरे हिस्से में धारा 144 है वो लागू की हुई है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर कही गई कि अगर जो संसद की तरफ जाना चाहते हैं, जो सांसद हैं, वो नई संसद भवन को भी देखना चाहते हैं तो वो उनको जाने की अनुमति है। अगर वो एक बस के अंदर बैठ करके जाना चाहते हैं प्रोटोकॉल के साथ तो उनको नए संसद भवन में भ्रमण करने की, उनको संसद भवन घूमने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन बसों में बैठ करके कार्यकर्ताओं को लेकर के संसद भवन की तरफ नहीं जा सकते हैं। इस बात को लेकर के भी तमाम जो सांसद हैं पार्टी के और जो विधायक इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, खासी नाराजगी देखने को मिली है कि उनको संसद भवन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे प्रदर्शन की रूपरेखा है, पहले ये दावा किया गया टीएमसी की तरफ से तकरीबन 49 बसें जो हैं वो राजधानी दिल्ली के अंदर आएंगी और 49 बसों में तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे। लेकिन साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने एडवाइस किया था कि यहाँ किसी तरीके से कोई सड़कों पे हू हंगामा नहीं होगा, धारा 144 लागू है। इसीलिए इस पूरे प्रदर्शन का जो स्वरूप है इसको समेट के जंतर मंतर किया गया और यहाँ पर भी शाम 5 बजे तक की जो समय है प्रदर्शनकारियों को वो दिया गया है और उसके बाद इस प्रदर्शन को समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे प्रदर्शन के पीछे 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर पे सागर कही जा रही हैं। पहली बात ये कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, खास करके मनरेगा के लिए, आवासीय योजनाओं के लिए। लेकिन एक तरफ अभिषेक बनर्जी की बात करें तो उनके ऊपर खुद जो है लगातार ईडी का शिकंजा है, लगातार जांच चल रही है। आज भी उन्हें कोलकाता में पेश होना था लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि पार्टी ऑफिस का जो कार्यक्रम है वो राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित है, इसलिए वो आज पूछताछ में नहीं जा सकते हैं। स्कूलों में एडमिशन को लेकर के एक बड़े घोटाले में उनका नाम आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच हो रही है और इस पूरे आंदोलन के स्वरूप को आप देखिए 2 दिनों से जो बंगाल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी का एक पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक, क्योंकि देखिए इसके पहले भी ममता बनर्जी ने खुले मंचों से पीएम नरेंद्र मोदी पर, केंद्र की सरकार पर आरोप ये लगाए कि हाँ हमारी मदद नहीं की जा रही केंद्र की तरफ से। लेकिन ऐसी क्या अन पड़ी कि एक तरफ देखिए
विपक्ष अपनी एकजुटता बनाने में लगा है और इधर बीजेपी अपनी रणनीतियां सेट कर रही है 24 के चुनाव को लेकर। तो ऐसे लम्हे में प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर यह इशारा कुछ और ही कर रहा है, क्यों गौरव? बिल्कुल अभिषेक, मैं उसी बात की तरफ आ रहा था। दरअसल ये 2 दिनों से जो पूरा ये प्रदर्शन का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभिषेक बनर्जी की अगर बात करें तो पार्टी में नंबर 2 के पोजीशन पे आते हैं और ममता बनर्जी अब ये देख रही हैं कि 2024 से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी को केंद्र की राजनीति में किस तरह से पहुँचाया जाए, किस तरीके से उनके कद को बढ़ाया जाए। और दिल्ली इसीलिए भेजा गया है उनको, और दिल्ली में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के मनोबल को काफ़ी हाई लेवल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम में आप पार्टी के जो विधायक हैं वो आए हुए हैं, इसके अलावा जो सांसद हैं वो आए हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने के क्रम की, तो सब अपने अपने वाहन से आए हुए हैं, क्योंकि इनका आरोप यह भी था कि जो ट्रेनें बुक की गई थी इनके लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए, उसमें उनको कंफर्मेशन नहीं दिया गया, रोक दिया गया। हवाई यातायात से आने के लिए उनको परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरीके के आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन के पीछे मिशन 2024 पर एक सबकी निगाहें हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को थोड़ा सा सजग रूप से देखना चाहती है इस केंद्र की राजनीति में। तो इस पूरे आंदोलन की जो रूपरेखा है, ठीक है गौरव, अपडेट आपसे शाम तक लेंगे कि आखिर प्रदर्शन बंद कब हुआ और क्या अपडेट प्रदर्शन को लेकर। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है छत्तीसगढ़ के लिए। एमपी चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। एमपी में आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी ने 8 सितंबर को पहली लिस्ट जारी की थी। छत्तीसगढ़ और एमपी से 10-10 उम्मीदवार उतारे थे। राजस्थान में जल्द जारी करेगी पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी। अब तो दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने 8 सितंबर को पहले लिस्ट जारी की थी और अब एक और लिस्ट यहां पर जारी की गई है। राजस्थान में भी जल्द पहले लिस्ट जारी की जाएगी। नमित त्यागी सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवारों को मौका दिया गया और तैयारी कैसी है आम आदमी पार्टी के इलेक्शन को लेकर? नमित, देखिए बिल्कुल 3 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 हिंदी भाषी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले तकरीबन 1 साल से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। इस दौरान हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई रैलियां भी की, और इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है उन्होंने कई गारंटियां भी दी हैं, जिन गारंटियों के आधार पर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। उन्हीं गारंटियों के आधार पर 3 राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देर रात हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जो दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट थी उसको आम आदमी पार्टी ने जारी किया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो 12 उम्मीदवार थे उनकी दूसरी लिस्ट जारी की गई। इससे पहले 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, यानी कि टोटल 22 उम्मीदवार जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी ने उतार दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो देर शाम 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने तैयार कर लिए हैं। निश्चित तौर पर जो वहाँ के संगठन जो मजबूत हुआ है, उसमें जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे लेवल पर पार्टी के नेता हैं, उनको इस पूरे जो लिस्ट आई है उसमें टिकट दिया गया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ पर जब आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार करने जाएंगे तो वहाँ पर किस तरीके से उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा अगर सरकार बनती है। हालांकि राजस्थान में अभी भी जो पचोपेश की स्थिति है वो बनी हुई है कि क्या कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है वो मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो इंडिया अलायंस बना है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बना है, और जो विधानसभा चुनाव है वहां पर पार्टी अपने बलबूते पर सभी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन नमित, चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। क्या लग रहा है, जिन उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी है चुनावी मैदान में, कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है क्या यहां से?
देखिए यही सवाल उठा था जब गोवा के अंदर और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे। हालांकि वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा आम आदमी पार्टी का रहा था, क्योंकि गुजरात के अंदर ही चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आए उसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो सभी राज्यों के अंदर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे इतर अगर हम बात करें, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, उन्होंने पिछले एक साल में जो मेहनत की है सभी राज्यों के अंदर जाकर जो संगठन को एकजुट किया है, मजबूत किया है, पार्टी का जो कैडर है उसको और बढ़ाया है, संख्या उसमें काफी बढ़ोतरी की है, तो ऐसे में उन्हीं संगठन के बीच के लोगों को टिकट दिया गया है जो कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को यह जरूर पता है कि जो जिन 3 राज्यों के अंदर जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर वो छत्तीसगढ़ हो, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी एक एक बार आती रही है, तो वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश करना और अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में उभारना वो इनके लिए भी चुनौती होगा। लेकिन खासकर जहां पर शहरी क्षेत्र हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा जरूर दिखाई देता है। जी चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुई चर्चा के बाद से माना जा रहा है किसी भी समय बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अब आ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 2 केंद्रीय मंत्री और 6 सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में अब जल्द ही पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। तो देखिए, बैठक के दौरान की तस्वीरें जब मंथन किया गया था कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवारों को मौका दिया जाए, क्योंकि वहां पर चुनावी समीकरणों को साधना देखिए बेहद जरूरी है। दीपक चौबे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कुछ दिन पहले जब बैठक हो रही थी उस दौरान भी वहां पर आप कवरेज के लिए मौजूद थे। क्या लग रहा है कि अब कितना और इंतजार करना होगा? दीपक जी बिल्कुल सागर, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो संडे को जो बैठक हुई थी उसके बाद अगर टिकटों की बात की जाए कि पहली सूची कब आएगी बीजेपी के, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज शाम तक भी ये लिस्ट आ सकती है और हो सकता है कि थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। हालांकि अगर सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी जो है उसने तैयारी पूरी कर ली है। अगर 67 सीटों पे जो अगर बात की जाए तो जो चर्चा हुई थी उसमें करीब करीब अगर बात की जाए तो 6 सांसदों को इस बार विधानसभा में उतारने की तैयारी बीजेपी ने बना ली है। बस वक्त है, इंतजार है कि वो कौन कौन से सांसद होंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको इस बार बीजेपी जो है वो विधानसभा में तो उम्मीदवार अपने बनाएगी। हालांकि जो उसने मध्य प्रदेश में फॉर्मूला यूज किया है उसी तहत वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी अगर बात किया तो 3 से 4 सांसद लड़ाएगी पार्टी। और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान को पता है किस तरीके से उसको कब्जे में लेना है। तो क्या दीपक, मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही यहाँ पर भी लिस्ट में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है क्या? क्योंकि बीजेपी जान रही है कि राजस्थान में भी सत्ता हासिल करना इतना आसान नहीं है। गहलोत ने जिस तरह से काम किया, लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई है। बिल्कुल सागर, वही मैंने आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश में उसने किया वही वो राजस्थान में भी करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनको भी बीजेपी जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, चाहे वो कैलाश चौधरी हो। जब वो निकल रहे थे रविवार को तो हम लोग ने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि वो मुस्कुराते हुए निकल गए थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर चेहरे से के हाव भाव से एक तरीके से लगा था कि उनको पार्टी ने कह दिया है कि अब आप तैयारी कीजिए क्योंकि अब नजदीक है चुनाव। और देखिए सब के सब जो लोग हैं वो लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पार्टी से इनको इंडिकेट कर दिया गया है कि अब आपको इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। क्योंकि इससे पहले अगर बात की ठीक है दीपक, अपडेट आपसे लेंगे जब पहली लिस्ट यहाँ पर सामने आएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आईएसआईएस आतंकियों का बड़ा खुलासा हुआ। स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि त्योहारों के समय बड़े धमाके की प्लानिंग थी इनके। अक्षरधाम अयोध्या में धमाके की साजिश यहां पर की जा रही थी। आईएसआईएस आतंकियों के निशाने पर वीवीआईपी भी थे। बुलंदशहर से 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। महिलाओं के पास से 10 कंट्री मेड पिस्टल बरामद। एमपी के खरगोन से हथियार खरीदने का ये काम करती थी। हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में करती थी।
अली शरर संवाददाता लाइव हैं पूरी जानकारी के साथ। अली, बड़े खुलासे हुए इन आतंकियों को लेकर, अयोध्या, अक्षरधाम जैसे धार्मिक स्थल भी इनके निशाने पर थे। अली, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, क्योंकि आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा, आतंकियों से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। आतंकियों के निशाने पर वीवीआईपी भी थे और धार्मिक स्थल भी थे। त्योहारों के सीजन में बड़ी यहां पर घटना को अंजाम देने की प्लानिंग भी थी इन आतंकियों के। हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में किया जाता था। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा, आईएसआईएस आतंकियों पर ही बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में उन्हें पकड़ा गया, लेकिन जब पूछताछ में जो बातें सामने आई वो काफी हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, कि आगे भी अब सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा, आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी, और ऐसे में इन बड़े कार्यक्रमों में ये आतंकी इस प्लानिंग में थे कि कैसे यहां पर अपनी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। और इनके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। लगातार इन्हें वहां से इनपुट मिल रहा था कि कब क्या करना है, कैसे घटनाओं को अंजाम देना है। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा, तस्वीरें आप देखिए उन आतंकियों की। महिलाओं के पास से देखिए पिस्टल भी बरामद किया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा आज के दिन। त्योहारों के समय बड़े धमाके की प्लानिंग में थे ये। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।